कि कैसा हो रहा है कि काफी लोग जिम की तरफ प्रमोट हो रहे हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेडीज भी काफी जिम की तरफ प्रमोट हो रही है, बहुत अच्छी काफी बात जिम है, आ रही है, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। बट मोस्टली आप क्या देखेंगे कि इंस्टाग्राम पे कचरा हो रखा है पूरा। अभी फीमेल्स का कैसा जिम आते हैं तो उनका बस एक ही फ्लेक्स रहता है कि आके जिम आके सिर्फ ग्रोथ बढ़ा के। हाँ। ठीक है, और कपड़े भी सेम ही है। अब मैं कोई होता नहीं हूँ जज करने वाला, आप लोग की मर्जी भाई, आपको क्या पहनना है, कैसे क्या करना है। मैं मेरा कुछ नहीं, बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ और इनका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को जानना है। हम बॉडी बिल्डिंग यंगस्टर्स की बात कर ही रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे चलते रहते हैं, जिसमें आपने देखा होगा मोस्टली जो जिम जाना स्टार्ट किया महीना 2 महीना हुआ तो उसका सबसे पहला यूट्यूब सर्च यही होगा कि मास्टरबेशन हेल्दी है वर्कआउट के टाइम पे, या जिम जा रहे हो तब, या हेल्दी नहीं है। तो मोटिवेट तो मुझे मेरी मम्मी ने किया था। 13 इयर्स की एज मेरी थी, तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने बोला था कि जिम विम जा, थोड़ा हेल्थ वेल्थ संभाल। 13 ईयर्स में 13 इयर्स की एज में मैंने जिम ज्वाइन किया था। हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपने देश के लिए काफी सारे मेडल जीते हैं बॉडी बिल्डिंग में। एंड मैं आपको उनका नाम भी बता देता हूँ, मिस्टर रवि रांदेरी। अगर आप फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, आप जिम वगैरह जाते हैं, तो ये वीडियो टोटली आपके ऊपर बेस्ड है, या फिर आप जाना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके ऊपर बेस्ड है। आपको मालूम होगा कि कई सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में आप लोगों को पता रहेगा, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात करी है। जैसे कि आप वो एक बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने वो एक शायद प्रेशर कुकर को किक मार दिया था ऑन स्टेज। प्लस आपने एक रील देखा होगा जिसमें एक बॉडी बिल्डर थे जो रेडी पे केले बेच रहे थे, और वो शायद 2001 या 2 में मिस्टर इंडिया रह चुका है। तो उनकी स्टोरी के बारे में, और ये बॉडी बिल्डर एक यहाँ से वहां कैसे पहुंच जाता है, या फिर यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच जाता है, उस सब के ऊपर हमने इस वीडियो में बात करी है। प्लस आज के इंस्टाग्राम कल्चर के बारे में भी हमने इस वीडियो में बात करी है। तो बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। सो एंड तक देखिए आप इसको, एंड प्लीज शेयर योर ओपिनियन इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड प्लीज वेलकम मिस्टर रवि रांदेरी। तो हेलो रवि भाई, कैसे हो? कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बस बताओ। बढ़िया 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 बढ़िया। कैसी चल रही जिंदगी? बस एकदम सॉलिड जोरदार, महाकाल की कृपा है। ये आप ना मेरे शो पे, आप एक सेकंड बॉडी बिल्डर है। इससे अच्छा। पहले एक जने से मेरी बात हुई थी। हमने एक शो भी करा था और है भी चैनल पे अवेलेबल, बराबर। बट उस टाइम का थोड़ा सा क्वालिटी में वो फर्क था। बराबर और इस बारी एकदम पूरे क्वालिटी के साथ आएगा आपके बराबर। पास कंटेंट। तो भाई मेरा पहला सवाल आपके साथ ये है कि आपको क्या चीज़ ने मोटिवेट करा जिम जाने के लिए? क्योंकि मोस्टली अभी अगर आप देखें तो यंगस्टर्स जिम जा रहे हैं और बराबर। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है जिम जाने का। बराबर और रीज़न क्या ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम? क्या होता है रीज़न? कि ब्रेकअप हो गया लड़के का तो जिम जाने लग गया, बराबर बराबर। या लड़की का तो जिम जाने लग गई। आपको क्या चीज़ ने मोटिवेट करा था? हमारे टाइम में तो यानी ब्रेकअप पेचअप जैसा कुछ था ही नहीं। हम लोग, हमारी लाइफ में क्या डिसिप्लिन ज़्यादा था। हम लोग जब छोटे से बड़े हुए तो डिसिप्लिन में ही पूरी लाइफ निकाली है, क्योंकि घर पे फादर का, ग्रैंडफादर का, मम्मी का, सबका डिसिप्लिन बहुत था। तो मोटिवेट तो मुझे मेरी मम्मी ने किया था। 13 इयर्स की एज मेरी थी, तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने बोला था कि जिम विम जा, थोड़ा हेल्थ वेल्थ संभाल। 13 ईयर्स में 13 इयर्स की एज में मैंने जिम ज्वाइन किया था। और 13 कंप्लीट होते होते मुझे मेरे एक अच्छे कोच मिले थे ना, उन्होंने मुझे बोला, मेरा फिजिक पहले से थोड़ा अच्छा था, क्योंकि वो एक होता है ना कि भाई ग्रैंड फादर फादर का भी कुछ आता है अपने अंदर, तो जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स के हिसाब से बॉडी थोड़ा अच्छा था। तो सब जूनियर कंपटीशन के लिए मुझे मेरे ट्रेनर ने एक बार बात की कि अगर आपको बॉडी बिल्डिंग खेलना है तो अहमदाबाद में शो हो रहा है। तो फर्स्ट कंपटीशन मेरा अहमदाबाद में सब जूनियर था। तो मैंने बोला, मैं सर घर पे पूछ के अपने पेरेंट्स को आपको बताता हूँ। और मम्मी को मैंने पूछा और डैडी को पूछा। मम्मी डैडी ने बोला हाँ कोई बात नहीं, देखो अगर ठीक लग रहा है तो खेल ले। तो वो सब जूनियर कंपटीशन में मेरी लाइफ का फर्स्ट कंपटीशन था, जहाँ मैंने अहमदाबाद में सब जूनियर टाइटल मारा था, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन बना था। बस उस टाइम से वो माइंड में एक सेट हो गया कि बस मुझे अब यही करना है। लेकिन आपने 13 इयर्स की एज में जिम ज्वाइन करा था। हाँ। तो अभी के टाइम पे कैसा 30, ये कम उम्र के बच्चों में एक दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन है कि हाइट नहीं बढ़ती, हाइट नहीं बढ़ती, और एक्चुअली नहीं बढ़ती है। ऐसा होता मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भाई हाइट पे 13 इयर्स तक मेरी हाइट बहुत अच्छी थी, ग्रोथ। फिर 15 तक मेरी हाइट बढ़ी, उसके ऊपर फिर मेरी हाइट ही नहीं बढ़ी। वो चीज़ एक है। बट अब पहले हमारे टाइम पे क्या था ना, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अखाड़े होते थे। और हम लोगों को आज भी अखाड़े ही पसंद है। हम लोग वो हाई फाई जिम में जाके वर्कआउट भी नहीं कर सकते एक्चुअली। तो उस टाइम पे इतना कोई गाइडलाइन नहीं था, कोई अच्छे से गाइड नहीं करता था। और एक्चुअली क्या था कि इंडिया में इतना क्रेज भी नहीं था।
इस चीज़ का। तो हम लोग ने थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की है, थोड़ी बहुत गलतियाँ भी की है, ठीक है। तो वो और कौन सा साल था? अभी के आई थिंक 99 99 था। तो उस 99 टाइम पे तो इंडिया में बहुत कम क्रेज था, बहुत कम बहुत कम, क्रेज था, यानी कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं। हाँ, और बॉडी बिल्डर को बॉडी बिल्डर नहीं, पहलवान बोलते थे। बट पहलवान पूरा अलग ही हो गया, वो जो कुश्ती करते हैं कुश्ती खाली। करते वो लोग होते हैं। तो इतना कोई क्रेज था नहीं उसका उस टाइम पे। उस टाइम से मैंने उस टाइम स्टार्ट किया के था। क्रेज का अभी आपने रील देखे होंगे, कुछ वायरल चलते हैं जिसमें क्या होता है कि कोई एक बंदा था, अभी रिसेंटली वायरल हुआ था उसका रील। उसने एक बंदा था जो केले बेच रहा था, ठीक है, तो उससे पूछा और उससे कुछ बात बात करी, तो उसकी पुरानी फोटो दिखाई कि एक टाइम पे वो मिस्टर इंडिया जीता था, बट आज उसकी कंडीशन ऐसी आ गई कि वो बंदा ठेले पे केले बेच रहा है। तो बराबर। ये क्या रीजन है, क्या हो रीजन सकता है ऐसा? क्या था कि यार वो बंदे को मैं पर्सनली जानता हूँ। आप जानते हो उसको? हाँ, पर्सनली जानता हूँ। हम लोग ने एक ही अखाड़े में एक्सरसाइज भी किया हुआ है। और बट वो जो केला बेचने का जो उसका बिजनेस है ना, वो पहले से ही उसका बिजनेस है। और दूसरी चीज होती है, एक तो एजुकेशन नहीं था बंदे के पास। इतना एजुकेशन नहीं था कि वो अच्छे से स्पीच भी कर पाए या किसी को कुछ कंसल्टिंग कर पाए या ये फील्ड में वो आगे बढ़ पाए, ऐसा कुछ नहीं था। और आज भी वो बंदा कांटेक्ट में, आज भी वो केले ही बेच रहा है। तो बट मतलब अभी वो उसका एक टाइम, एक दौर था जो उसको संभालना था, उसने संभाला नहीं, जो चला गया। तो आज फिर कंडीशन खराब हो गई। आज कंडीशन खराब हो गई। और पहले से ही बॉडी बिल्डिंग एक बहुत एक्सपेंसिव गेम है। हाँ, वो तो हर है, बंदा वो उसको नहीं definitely। पहुंच सकता है, हर बंदा उसको नहीं पहुंच सकता है। उसके लिए अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो एक एक्टिव इनकम होना चाहिए। अगर एक्टिव सिर्फ इनकम होना इसी चाहिए। के भरोसे कि मैं जिम करूंगा, बॉडी बनाऊंगा, उसी से पैसे कमाऊंगा, तो नहीं वो होता। पॉसिबल ही नहीं है ना। और अगर वो आप सिर्फ जाता अगर है। आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं बॉडी बनाऊंगा, जिम जाऊंगा, कंपटीशन खेलूंगा और उसमें मुझे पैसा मिलेगा, तो पैसा फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही मिलता है, हर बंदे के नंबर नहीं आते। और वो भी बड़ा अमाउंट नहीं और होता। बड़ा अमाउंट नहीं होता है वो भी। वो बोलते कुछ और है और देते कुछ और है। अभी ये तो सब मेरे आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मेरे साथ भी हुआ है, जो मेरे साथ भी हुआ है। तो अभी आप बॉडी बिल्डिंग के साथ ट्रेन भी करते हैं ना लोगों को। यस यार। तो इसमें जो नए नए यंग बच्चे आते हैं, हाँ। आते मान पहले दिन जिम में घुसेंगे, ले एकदम वो इतना मार रहा है, मैं इतना मारूंगा, तो हाँ। ईगो लिफ्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। तो उससे क्या हार्म होता है इनको? हमें क्या, देखो सबसे पहले तो इंजरी आ सकती है बहुत बड़ी। तो वो अभी देखो जोश जोश में हर बंदे आते हैं कि मेरे को इतना टाइम है, मेरे को इतना टाइम में बॉडी बनानी है, मेरे पास इतना टाइम है, मेरी शादी आ रही है तो मेरे को शादी में अच्छा दिखना है। बट कोई जादू की छड़ी नहीं है। हम लोगों को आज 25 साल हो गए एक लेवल पे पहुँचते पहुँचते। तो आप एटलीस्ट अगर न्यू कमल हो, जिम आ रहे हो अच्छे से, तो आप अपने कोच को, आपके ट्रेनर को आप इतना टाइम तो दो ताकि वो अच्छे से आपको रिजल्ट दे पाए। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई सप्लीमेंट ले लूंगा, न्यूट्रिशन ले लूंगा, स्टेरॉइड ले लूंगा, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा हाँ, है स्टेरॉइड कि बहुत ये ले ज्यादा लो, trend वो ले लो, तो हम लोग बॉडी बना लेंगे। भाई बॉडी तो बना लेंगे, चलो एक बार आपको रिजल्ट मिल भी जाएगा, बट उसकी बात का उसका साइड इफेक्ट का क्या करोगे? उसके साइड इफेक्ट का क्या करोगे? तो साइड इफेक्ट्स क्या क्या होता है? अभी साइड इफेक्ट तो बहुत सारे हैं। इससे हम लोग काउंटिंग करने जाएंगे ना तो अपना वीडियो कम हो 2-3 जाएगा। तो मालूम है, जैसे वो हाँ। एक्ने होते हैं एक्ने होते हैं, वो सब तो कॉमन है। बट वो एक्ने भी अपर बॉडी पे होता है तो हम लोग उसका कुछ भी इलाज कर सकते हैं। लेकिन वो इंटरनल हो गया तो क्या करोगे? और इंटरनल भी होता है तो इंटरनल कैसा होता है कि लीवर किडनी पे भी हार्म हो सकता है, हार्ट पे भी हार्म हो सकता है। बंदा बचेगा तो कुछ करेगा ना। और ये सब चीज इंटरनल चीज कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है ना, बॉडी में ब्लास्ट होती है, तो बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर ऊपर की बॉडी में कुछ भी हो रहा है तो अपने को मालूम पड़ेगा मेरे को इधर ये तकलीफ है, इधर तकलीफ है, तो हम लोग उसका इलाज कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन इसमें नहीं कर सकते। इसमें तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा इंटरनल, तो ही मालूम पड़ेगा कि भाई मेरे को ये हो गया। और अगर अभी कैसा, मैं मेरे एक फ्रेंड ने भी ले रखी है, हाँ। ठीक है, अब मैंने रीजन पूछा कि क्या रीजन था, तो कहता है कि कैमरे में अच्छा दिखने के लिए, फोटोज खिंचाने के लिए। उसको बोलो कि ऊपर वाला ने एक ही जिंदगी, एक ही लाइफ दी है। अगर अच्छे से जीना हो तो पेशेंस रख के काम करें। देखो आप आज कोई नया बिजनेस भी चालू करो तो उसके लिए अपने को 90 दिन चाहिए। हम लोग तो 3 साल मानते हैं कि भाई 3 साल के बाद अपना बिजनेस सेटअप होता है, बराबर है। तो ये तो अपना बॉडी है, उससे खेलने की क्या कोई मतलब ही नहीं है। क्यों खेलते हो? क्यों खेलते हो? सही बात है। आज मेरे टाइप के जितने भी बॉडी बिल्डर थे, सब लोग ने क्या जीतने के चक्कर में आज लोग सब लोग छोड़ के बैठ गए। रीज़न वही है कि उन लोग ने या तो पूरी लाइफ अच्छे से डाइट नहीं किया, खाने पीने का शौक है, अल्कोहल का शौक है, और अभी तो ट्रेंड में चल रहा है सब कुछ, ये चरस गांजा ये वो ड्रग सब कुछ, बराबर, उसका एक शौक है। और ये नशा चीज़ ऐसी है ना कि बहुत जल्दी छुट्टी नहीं है। तो आज के यंगस्टरों को मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अच्छे से अच्छा पेशेंस रखो, अच्छा डाइट, अच्छा मील लो, स्लीप साइकिल अपनी अच्छी रखो। अभी मेन तो स्लीप साइकिल है। मेन स्लीप साइकिल कैसा हो गया, रात को लेट नाइट सोते, फिर दिन को वो लेट उठते, तो वो भी एक मैटर करता है सबसे बड़ा। तो वो भी अच्छी रखो, अपना एक रूटीन बनाओ, आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। ऐसा ही कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
और साथ में एक अच्छा गुरु होना चाहिए। और एक्सेस में करो तो फिर क्या होता है कि एक उम्र के बाद जब एक्चुअली एक उम्र के बाद एक्सेस टाइप कौन सा होता है कि हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। वो प्रोटोकॉल आप अगर फॉलो कर रहे हो ना तो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही, बट वो स्टेप बाय स्टेप ही मिलेगा। अभी आप सोचोगे भाई मैंने 1 साल हो गया तो 1 साल में मैं आर्नोल्ड बन जाऊंगा, तो वो आर्नोल्ड नहीं बनता 1 साल में। 1 साल में आप शॉर्टकट में ऊपर चले जाओगे। जाहिद हसन सुओ को जानते हैं आप? यस। अभी उनके साथ वो ऑन स्टेज कुछ तो शायद पता नहीं क्या मिसकम्युनिकेशन हुआ था या क्या हुआ था। हाँ हाँ तो हाँ उन्होंने वो उनको जो गिफ्ट दिया गया था उसको ऑन स्टेज किक मार दिया था, फिर उनको हाँ भी लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया था। हाँ हाँ। तो क्या ऐसा रीजन रहा होगा उनका ऐसा स्टेप लेने का? एक्चुअली क्या होता है ना, बॉडी बिल्डर एंड टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेशन में होता है और उसको क्योंकि हाँ, एक ही एक चीज तो दिखता है कि भाई water मेरा गोल है, intake- मेरे को जीतना है। वाटर इनटेक बहुत जीरो रहता है, वो हाँ। एकदम फिजिकली वो दिखता है कि यार बाहर बहुत है, यार लेकिन अंदर तो से खत्म हो जाता है। अंदर से भी कुछ भी 19-20 होगा ना तो बंदा सहन नहीं कर पाएगा। देखो ऐसा नहीं कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ तो बॉडी बिल्डर का फेवर ले रहा हूँ, फेवर नहीं ले रहा हूँ, बट जजिस को अच्छे से जजिंग करनी चाहिए, कंपैरिजन करनी चाहिए। अगर उसको कुछ मन दुख हो तो वापस एक बार कंपैरिजन कर लो, क्या प्रॉब्लम है। उसके कोच के भी उसको जो उसके जो ट्रेनर है या उसका कोच था उसको बुला के बिठाओ पास में, बोलो कि देखो ये फर्क है और ऐसे ऐसे इतने इतने पॉइंट इधर से इसके कट रहे और इसके प्लस हो रहे इसके माइनस हो रहे, उसके हिसाब से डिसीजन लो। डायरेक्ट डिसीजन भी मत ले लो। अगर बॉडी बिल्डर यानी बॉडी बिल्डर क्या होता है ना कि यार एक तो फाइनेंशियली वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है हाँ, एक कंपटीशन के लिए, वो दूसरी चीज के यार बहुत कुछ उसने होल्ड करके रखा हुआ था, तो उसको फ्रस्ट्रेशन रहेगा ही। और बैन करना कोई निकाल नहीं है, उसको बुला के एक बार वापस कंपटीशन करवा दो। और दूसरी चीज की उसने जो स्टेज का अपमान किया वो भी गलत है, स्टेज का अपमान किया एक बॉडी बिल्डर ने वो भी गलत है। ये एक शो के लिए उसने कितनी सारी मेहनत की होगी, बहुत सारी मेहनत की, उसकी मेहनत को एकदम रिस्पेक्ट है, ठीक है, बट ये करके उसने ये भी गलत किया, ये स्टेज का अपमान हो गया। तो मैं जजिंग से भी बोलना चाहूंगा कि भाई बंदा अगर मन दुख कर रहा है तो उसका कंपटीशन वापस करवा लेते हैं। और उनसे भी बोलना चाहूंगा कि आपको इसे अपमान नहीं करना चाहिए। बराबर। अभी जैसे बॉडी बिल्डिंग की बात कर लेते हैं हम, तो बॉडी बिल्डिंग जैसा कि एक बहुत एक्सपेंसिव गेम है, ठीक है, इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, बहुत मतलब कम जितना तुम इन्वेस्ट करो कुछ रिटर्न मिलता नहीं, और रिवॉर्ड भी बहुत कम मिलता है, बहुत कम ऑन मिलता स्टेज है। जो प्राइजेस होते हैं वो बहुत कम वो भी होता है, बहुत कम होते हैं। और एक्नॉलेजमेंट भी काफी कम मिलती है। जैसे मतलब अभी कोई और कंपटीशन, इसी की जगह हम लोग क्रिकेट को ले लेते हैं, अगर अगर कोई क्रिकेटर है आईपीएल में पहले दिन एंट्री कर लिया तो मतलब उसका तो सेट हो जाता है, हाँ, ठीक है। बट बॉडी बिल्डिंग में ऐसा नहीं, मिस्टर इंडिया तक बन जाते, बट उतनी बट एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। एक्चुअली क्या है कि इसमें फाइनेंसरों का भी प्रॉब्लम होता है, स्पॉन्सरशिप का प्रॉब्लम होता है, और जैसे ही जितने भी फेडरेशन जितने भी एसोसिएशन है उसको शायद कुछ मिलता भी है तो उसका भी कुछ हिसाब किताब नहीं है, जो एक होना चाहिए कैलकुलेशन वो भी नहीं है। तो अगर आप पर बॉडी बिल्डर इतने एथलीट अगर समझो एक इवेंट कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग का, उसमें मैन फिजिक हो गया, क्लासिक हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गया, उसमें लोग जो एंट्री फीस लेते हैं आज 2000 एंट्री फीस तो मिनिमम लोग लेते ही है, तो पैसा कहाँ जाता है। और कंपटीशन तो वो लोग उनके तरफ से रखते हैं, कोई भी एसोसिएशन फेडरेशन उनके तरफ से रखता है ना, तो उन लोगों के पास तो इतना बजट होगा ही ना कि भाई मेरे को यानी अगर कोई मॉल बुक करवाया तो उसका इतना भाड़ा लगेगा, लाइटिंग का इतना लगेगा, स्टेज का इतना लगेगा, म्यूजिक का इतना लगेगा, उसके बाद ग्रुप चैंपियन को कितना लगेगा, सेकंड प्लेस को कितना लगेगा, थर्ड प्लेस को कितना लगेगा, ओवरऑल चैंपियन को कितना लगेगा, वो लोग कैलकुलेशन के हिसाब से ही बैठे होते हैं। तो वो सब पैसा जाता कहाँ है, फिर आप एंट्री फीस कितना लेते हो। और मेरे हिसाब से तो एंट्री फीस तो बंद ही कर लेनी चाहिए एथलीट के पास, क्योंकि एथलीट ऑलरेडी इतना सारा खर्चा कर सकता है यार, डाइट, न्यूट्रिशन, अभी थोड़े बहुत ड्रग्स लेते हैं सब लोग, ओपन ही है बॉडी बिल्डिंग में कि भाई ये सब तो इसके बिना तो बंदा आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो ये सब इतनी कॉस्टली चीज हो गई है ना कि भाई तुम लोग यार वो बचा खुचा होता है वो भी तुम लोग मार लेते हो, तो वो मेरे हिसाब से बंद ही कर देना चाहिए एंट्री फीस। तो ऑन एन एवरेज अगर कोई बॉडी बिल्डर किसी कंपटीशन के लिए ट्रेन कर रहा है, हाँ, तो कितना पर डे का उसका एक्सपेंस हो जाता होगा, खाना पीना सब एवरेज? एवरेज समझो कि 300 से 500 रुपए के बीच में होता होगा। अगर छोटे कंपटीशन के लिए अगर छोटा वही बॉडी बिल्डर होगा जो बेसिक रेगुलर बॉडी बिल्डर होगा तो उसका 200 से 300 रुपया होगा, मीडियम कैटेगरी का होगा तो उसका 300 से 400 रुपया होगा, और कोई हाई लेवल का होगा तो उसका 500 से लेकर 1000 रुपये का पर डे का खर्चा होगा। तो यार ये सब कैलकुलेशन करना चाहिए। खाने पीने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा अभी फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है अभी 250 रुपया किलो चिकन मिलता है, 500 रुपया की केजी फिश मिलती है, 180 रुपये की ट्रे मिलती है अंडे की, तो ये सब चीजें हम लोगों को बहुत महंगी गिरती है। तो उसके सामने अगर कोई बंदा स्टेज पे कुछ उसका गलत हो रहा है तो वो बंदा कहाँ जाएगा यार। तो ये प्रॉब्लम सारे होने वाले ही है।
आए दिन अभी सुनने मिलता है बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में कि जो एथलीट्स हैं उनके साथ ऑन स्टेज या स्टेज बैक स्टेज में, ऑन स्टेज तो काफी कम होता है क्योंकि वो कैमरे में आ जाएगा, हाँ बैक स्टेज काफी रूडली बिहेव किया जाता है, उनके साथ बिहेव अच्छे से नहीं किया जाता हाँ और यानी मिसट्रीट किया जाता है। तो क्या रीजन है इसका? अभी कैसा है ना, कोई कोई कंपटीशन में ऐसा होता है, हर कंपटीशन में ऐसा होता नहीं है। कोई कोई कंपटीशन में होता है, अबे एसोसिएशन या फेडरेशन का एथलीट के साथ कोई प्रॉब्लम होगा तो ही होगा, वरना ऐसे कुछ होता नहीं है कि भाई होता ही है। वो जरूरी भी नहीं, अगर कुछ गलती अगर फेडरेशन या एसोसिएशन की, कुछ गलती एथलीट की भी होती है, कभी कुछ गलती एथलीट की होती है, कुछ गलती फेडरेशन और एसोसिएशन की भी होती है वैसा। बट ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि भाई किसी के साथ कुछ करते ही है। आपने नेशनल इंटरनेशनल दोनों कंपटीशन लड़ रखे हैं, ठीक है, तो अब उसी बेसिस पे जैसे इंडिया में इतना मेरे को लगता नहीं कि बॉडी बिल्डिंग को लेकर के उतना सीरियसनेस है अभी, अभी धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। तो जैसे जजिंग को लेकर के मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि कंपेयर करके बताओ मेरे को आप इंडियन जजेस की जजिंग को और इंटरनेशनल जजेस को, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क मेरे हिसाब से मैंने जब तक के देखा है ना, तब तक जो भी इंटरनेशनल जजेस होते हैं ना, वो सारे कंट्री के एक एक जजेस होते हैं, ठीक है। और जो भी जजेस में बैठते हैं ना, उनके कोई भी प्लेयर या एथलीट कंपटीशन नहीं करते। और इंडिया में क्या है, एक एक जजेस के 10-10 लड़के कंपटीशन खेलते हैं, तो ये क्या रहता है ना, वो एक पार्शलिटी फिर हो जाता है कि भाई मेरे लड़के को नंबर आना चाहिए, मेरे लड़के का नंबर आ रहा है मेरे। अगर जजिंग कर रहे हो तो आपका एथलीट नहीं खेलेगा, और आपका एथलीट खेलने वाला तो आप जजिंग नहीं कर सकते, जज बायस हो जाएगा, ऐसा कोच तरीके की तरह से आप आओ। क्योंकि और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने भी कॉम्पिटिशन में आज तक खेला हूं ना, वो सारे कॉम्पिटिशन में एक एक जजेस के 5-5 लड़के तो मिनिमम होते ही होते। तो वो क्या उनके ट्रेन ही होते हैं, मतलब जिनको ट्रेन कर रहे होते हैं? उनके कोच ही होते हैं, और वो लोग जजिंग में कि भाई मैं बैठा हूं ना, तू खेल ले, मैं बैठा हूं, मैं जिता दूंगा तेरे को, ऐसा वैसा करके वो सब होता है। वो सब भी हम लोग ने बहुत देखा है। अभी क्या किसी का नाम लेके डायरेक्ट उस पर हम लोग ब्लेम भी नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन नाम मालूम है। क्योंकि ऐसा मैं भी अभी प्रो बॉडी बिल्डर हूँ, मेरे को भी आगे नुकसान हो सकता है ये सब चीज का। बट जो है वो ट्रू है, जो है वो ट्रू है, वो देखा है। अभी एथलीट्स को ट्रीट कैसे करता है, ठीक है, अभी इधर इंडिया और इंटरनेशनल कंपटीशन दोनों में, तो फर्क क्या दोनों में एथलीट्स को ट्रीट करने में, जैसे बिहाइंड बैक द स्टेज कैसे ट्रीट करता है? अभी इंटरनेशनल में क्या होता है कि सब कुछ एक प्रॉपरली प्रोटोकॉल होता है, जो कोच फॉलो करवाता है ना, तो एथलीट में भी इतना दम होता है फॉलो करने का। दोनों की एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो परफेक्ट मैच करती है। इंडिया वाले तो मैं आपको बोलूँ ना, तो ज्यादातर सब लोग पैसे के पीछे ही भागते हैं, फीस दो नहीं तो ट्रेनिंग बंद, फीस दो या तो कोचिंग बंद। अभी यार बॉडी बिल्डर कहाँ से लाएगा इतना पैसा? वो महीने का समझो, अगर जनरल ट्रेनर होगा ना, वो ज्यादा से ज्यादा 15,000 कमाएगा, 10 से 15,000 उसका फिक्स सैलरी होगा। और अगर पर्सनल ट्रेनर होगा ना, तो उसका कोई फिक्स सैलरी नहीं होता है, उसको 40-60 का रेशियो देते। 40% में भी वो बंदे को, तो मेरा एक्सपीरियंस 25 साल का बता रहा हूँ, मेरे को खुद को भी रो रो के पैसा, हमको हमारा पैसा भीख मांगना पड़ता है। तो बंदा कैसे अफोर्ड करेगा ये सब चीज? कैसे अफोर्ड करेगा बंदा? और हर जगह पे 40-60 यानी मेरे पास भी इतने बहुत सारे एथलीट है, लेकिन मैं सबकी हेल्प करता हूँ। मैं बोलता हूँ बेटा तेरे पास अभी नहीं एडजस्ट हो रहा तो बाद में साथ में ले लेना। मेरे इवन मैं आज जिम का ऑनर हूँ, तो मेरे जिम में मेंबरशिप का भी मैं सबको बोलता हूँ कि चल भाई तेरा जॉब से अभी प्रॉब्लम है या घर में कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे को नेक्स्ट मंथ दे देना, भाई इतना हेल्प करता हूँ। बट इन लोग में तो दिल ही नहीं है, भगवान ने दिया, ऐसा लगता है बस पैसा दो नहीं तो ट्रेनिंग बंद, पैसा दो नहीं तो जिम में नहीं आने का। वो सब चीज भी यार गलत है। अगर बंदे के पास होगा तो वो इतनी इंसल्ट क्यों फील करेगा यार? हाँ। वो दे ही देगा, होता तो दे ही देता है, हाँ ऑब्वियसली। पर अचानक से अभी मेरा कोई एथलीट है कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको कुछ बिजनेस में लॉस गया या उसका कुछ सैलरी में कोई प्रॉब्लम हो गया है, उसकी जॉब छूट गई, तो मैं उसको ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ यार। मैं अपने हिस्से का भी मैं उसको दे दूंगा कि भाई बाद में तो तेरे पास जैसे एडजस्ट होगा तू तेरे पास आएगा तो मेरे को ऐसे दे देना। ब्रो इतनी जेन्युइनिटी हर कोच में होनी चाहिए, और इतनी जेन्युइनली सामने एथलीट में भी होनी चाहिए कि भाई गुरु का पैसा टाइम पे दे दिया जाए, उसका मिस यूज नहीं किया जाए। दोनों का एक होता है एक अंडरस्टैंडिंग, तो वो अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग होना चाहिए दोनों का। अगर आपको एक अच्छी कोचिंग, एक अच्छा गुरु चाहिए ना, तो पहले आपको अच्छा चेला, अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा, तो ही आपको एक अच्छा गुरु मिलेगा। अगर आपको चांस मिले, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में से किसी एक आदमी को निकालने का, एकदम मतलब दुनिया से गायब कर देने का उसको, तो आप किसको गायब करेंगे? बॉडी बिल्डर को, किसी बॉडी बिल्डर को। अभी बॉडी बिल्डर जो भी होगा ना, देखो छोटा होगा, मीडियम लेवल होगा, बड़ा लेवल होगा, किसको आप गायब करना चाहिए, मेरा ये सवाल। मैं कभी किसी को नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे सामने एक बॉडी बिल्डर, एक एथलीट है, और उसने, यानी कोई भी बॉडी बिल्डर की आप बात कर रहे हो, तो मैं भी कोई बॉडी बिल्डर को बात कर रहा हूँ कि उसने
एक्चुअली जो स्ट्रगल किया है ना यार, बॉडी बिल्डर में बहुत स्ट्रगल करना है, बहुत ही स्ट्रगल करना है। हर दिन मर मर के जीना है, हर दिन एक एक कदम पे पैसा चाहिए। तो मैं तो ऐसे किसी बॉडी बिल्डर की नहीं इंसल्ट कर सकता हूँ, नहीं किसी को गायब कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एवरी टाइम छोटे से लेके बड़े हर बॉडी बिल्डर की रिस्पेक्ट करता हूँ और दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। वैसा नहीं कि भाई मेरा कोई कॉम्पिटिटर है या मेरा कोई अगेंस्ट मेरे में कुछ बोल रहा है या मेरे से ऊपर है या मेरे से नीचे है तो मैं उसकी इंसल्ट कर दूँ, वो सब भाई वो भी मेहनत कर रहा है यार, उसकी मेहनत का सैल्यूट है, उसकी मेहनत को रिस्पेक्ट है और हमेशा है, चाहे इंडिया का हो चाहे इंडिया के बाहर का हो, हर बंदा। क्योंकि मैं खुद हूँ अभी प्रो, मुझे मालूम है कि भाई कितनी प्रॉब्लम होती है। आप किसको अपना आइडल मानते हो? आइडल तो मैं एक्चुअली देखो इंडस्ट्रीज को आगे लाने वाले, फिटनेस इंडस्ट्री को अपना आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, और एक रिकॉर्ड ब्रेक होल्डर जो बोलो तो रॉनी कॉलमैन है। तो ये दोनों की मैं रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूँ और आइडल भी मानता हूँ उनको। काई ग्रीन के बारे में क्या सोचते हो आप? काई ग्रीन के बारे में मुझे उसके म्यूजिक और डांसिंग पोजिंग बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। और उनकी बात करो तो उनके पोजिंग से ही मैंने बहुत सारे पोजिंग सीखे हुए, जो आज मैं भी फेमस हूँ पोजिंग की वजह से, तो मैं उनको देख के ही हूँ, क्योंकि उनके बहुत सारे पोजिंग मैंने किए हुए ऑन स्टेज। अच्छा, हाँ, इंडियन काई और इंडियन काई ग्रीन के नाम से मुझे भी लोग जानते हैं, तो उनकी भी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करता हूँ, क्योंकि यानी एक जो पोजिंग रूटीन लाए ना बॉडी बिल्डिंग में, तो वो काई ग्रीन लाए। तो ये पोजिंग का आपके रिजल्ट में कुछ फर्क पड़ता है? मतलब फिजिक से हटा के अगर हम पोजिंग की बात करें, तो अगर आप अच्छे से पोज कर रहे हो, ठीक है, कुछ अलग डिफरेंटली पोज कर रहे हो, तो आपके रिजल्ट में कुछ फर्क पड़ेगा उसमें? फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, असर होता है? हाँ, यानी इतना नहीं कि भाई पॉइंट्स होते हैं। हाँ, पोजिंग के नहीं होते पोजिंग के पॉइंट होते, और बेस्ट पोजर को अवार्ड भी मिलता है, कुछ पैसा भी मिलता है, कुछ ट्रॉफी मिलती है, वो लोग भी यानी डिपेंड कंपटीशन कैसा है उसके हिसाब से वो लोग रखते हैं। बराबर। आपने मिर्जापुर सीरीज देखी है? मिर्जापुर सीरीज देखी, आधी अधूरी देखी है। अच्छा, उसमें एक कैरेक्टर रहता है गुड्डू पंडित। अब वो क्या करता है, उसका भी सेम ऐसे ऑन स्टेज कंपटीशन रहता है, तो वो माँ का दूध ढूंढता है। तो एक प्रेग्नेंट लेडी रहती है, नहीं उनका मतलब नया अभी बच्चा हुआ रहता है, तो उनसे दूध लेता है वो पीने के लिए, और अपनी वाइफ से वो थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाता है, बोलता है कि अभी नहीं, शादी के बाद करता है। हाँ। ठीक है, तो ये ऑन स्टेज परफॉर्मेंस पे असर करता है क्या? ऑन स्टेज परफॉर्मेंस यानी अगर बंदा बहुत पीक वीक में होगा ना, बहुत पीक वीक में, यानी समझो कि अभी 4-5 दिन बाकी, 1 हफ्ता बाकी है, तो थोड़ा डिस्टेंस होगा, बट ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसे रेगुलर रूटीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर मान लो पीक वीक पे है वो भी स्टिल वो डिस्टेंट नहीं हुआ? नहीं, तो वो एक्चुअली क्या होता है ना कि उसने यानी एनाबॉलिक स्टेरॉइड किस टाइप के लिए उसको कितना असर किया है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है। अगर हमने समझो बहुत ओवरडोज ले लिया है, तो वो बंदा वो चीज कर ही नहीं पाएगा। और अगर हम लोग एक रूटीन में, प्रोटोकॉल में है, अच्छे से जा रहे हैं अपने नॉलेज के हिसाब से, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसको। बराबर, समझ गए। तो अभी सोसाइटी में जैसे कि आप अगर देख रहे हो, ये तो काफी एक मेजर चीज है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो अभी कैसा हो रहा है कि काफी लोग जिम की तरफ प्रमोट हो रहा है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेडीज भी काफी जिम की तरफ प्रमोट हो रही है, काफी जिम आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। बट मोस्टली आप क्या देखेंगे, इंस्टाग्राम पे कचरा हो रखा है पूरा। अभी फीमेल्स का कैसा जिम आते हैं, तो उनका बस एक ही फ्लेक्स रहता है कि आके जिम आके सिर्फ ग्लूट्स बढ़ाने। हाँ। ठीक है, और कपड़े भी सेम ही है। अब मैं कोई होता नहीं हूँ जज करने वाला, आप लोग की मर्जी भाई, आपको क्या पहनना है, कैसे क्या करना है, मेरा कुछ नहीं, बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ और इनका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को जानना है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जिम में आते हैं सेम, और अपनी पोजिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं वैसे ही और डालते हैं। ठीक है, तो क्या ये सही है या नहीं? अभी यार देखो, ट्रेंड के हिसाब से चलता है, लोगों ने एक ट्रेंड बना के रखा हुआ है, तो ट्रेंड के हिसाब से यार उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगी, उसने वैसा किया तो मैं भी वैसा करूंगी। बट एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे गुजरात की बात करो ना, तो गुजरात में थोड़े बहू बेटियों को डिसिप्लिन की जरूरत होती है। हाँ, वो लोग यानी इतना ओपनली कुछ डाल नहीं सकते। अगर डाल दिया तो कुछ वर्कआउट करता है और वीडियो डाल दिया अच्छे से, कुछ पोजिंग करते हुए वीडियो डाल दिया, या कुछ पावर लिफ्टिंग करते हुए वीडियो डाल दिए, वो सब। बट ये सब की वजह से रोक तो हो जाती है अपने रेगुलर रूटीन में, जो भी यानी फीमेल होती है या लड़कियां होती है उनको, कि भाई ये सब क्या कर रहा है, जिम में ऐसा चलता है वैसा चलता है, हम लोगों को ये सब नहीं करना है, अपने को शादी करके ससुराल बसाना है। या ससुराल वाली होती है तो उसको बोल रहे कि भाई मेरी इज्जत की वाट लगा देगी, इज्जत उसको रोक लेते जिम में जाने से, यही सारी चीजें देख के। यही यानी कंपेयर, वो लोग भी कुछ गलत नहीं कर रहे। देखो उनका अभी ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड के हिसाब से हर बंदे को एक फेमस होना है, तो कुछ ना कुछ तरीके से लोग फेमस होते हैं, और ये इजी तरीका है, तो वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। बट ये जो होगा, जो रेगुलर रूटीन हाउसवाइफ होगी या
बच्चियां होगी कोई भी, तो उनके लिए वो गलत है कि भाई रोक टोक बढ़ जाएगी घर में उन लोगों को। क्योंकि उनके घर वालों के फैमिली हिसाब वाले नहीं से सपोर्ट करते हैं ना इतना। ये एक उनके दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन आ जाएगा कि हाँ, जिम में तो ये सारी पर हर चीजें जिम होती में हैं। ऐसा नहीं होता नहीं है। होता, हाँ। कोई कोई अभी समझो हम लोग 100 लोग ढूंढेंगे ना, तो उसमें से 2 लोगों से मिलेंगे, पर वो 2 लोगों के लिए हम लोग 98 लोगों को क्यों वो रोक टोक करे? रोक टोक कर रहा है। मेरा कहना है वो है। सही बात है। और वो 2 लोग भी वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई उनके फैमिली थोड़ा फॉरवर्ड है, ठीक है, तो वो लोग कर सकते हैं ना, करने वाले कर सकते हैं कि भाई हाँ चलो है, उनके इतना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या ट्रेंडिंग में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी ट्रेनर्स के साथ न्यू कमर कोई जिम आ रहा है तो उसको मिसगाइड कर देते हैं कि स्टेरॉइड्स ले लो, इजीली बॉडी बन जाएगी। नहीं बन रही है, 1 महीना किया, 2 महीना किया, अब अभी क्या स्टार्ट करते तो कैसा न्यूबी गेन स्टार्टिंग में बहुत तेजी से 1-2 महीना बहुत तेज बॉडी बनती है, फिर बाद में फिर वो अपने एक्चुअल स्पीड पे आ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो वो लोग क्या अपने ट्रेनर से ही बात करेंगे कि भाई अभी इतना तेज बढ़ रहा था, उनको तो मालूम नहीं है न्यूबी गेन्स क्या होता है, कैसे क्या, तो अपने ट्रेनर से पूछता है कि भाई बढ़ क्यों नहीं रही है, स्टार्टिंग में इतना केजी वेट बढ़ गया बट अब नहीं बढ़ रहा, अब ग्रोथ नहीं हो रहा। तो ट्रेनर्स क्या अपनी जेब भरने के लिए उनको स्टेरॉइड्स रेकमेंड कर देता है। Yes. ठीक है, तो क्या है ये, कैसे अपने सोसाइटी को ये इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि यंग कमर है, अब उसके साइड इफेक्ट होंगे उसको। एक्चुअली सबसे पहले तो गलती यंग कमल की ही है, क्योंकि उनको पेशेंस रखने की आदत नहीं है। सबसे मेन चीज पेशेंस है कि भाई पेशेंस रखोगे ना तो ही बंदा आगे बढ़ेगा। तो उस सबसे पहले, यानी अभी आप मेरे पास आ रहे हो, आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो आपके अंदर इतना माइंड होना चाहिए कि आप मेरे को जज कर सको कि बंदा परफेक्ट है कि नहीं है। मैं तो कुछ भी बोल लूंगा, मेरे को तो बिजनेस करना है, क्योंकि सामने में मैंने भी इतना गवाया है, तो मैं तो किधर से भी कमाने की सोचूंगा ना कि भाई मेरा कुछ सप्लीमेंट बिक जाए, मेरा कुछ न्यूट्रिशन बिक जाए, मेरा कोई स्टेरॉइड बिक जाए, या मेरे पास बंदा पीटी ले ले, जो भी चीजें मैं तो कमाने का ही सोचूंगा ना, बराबर। पर सामने वाला जो बंदा है ना, उसको जज करना आना चाहिए कि भाई ये बंदा मुझे आगे लेके जा सकता है या मेरे बॉडी में कुछ रिजल्ट ला सकता है। अभी हर बंदा जो भी जिम में ज्वाइन कर रहा है, तो हर बंदा ऐसा नहीं कि भाई सबको बॉडी ही बनानी है, किसी को फिजिकल फिटनेस भी संभालना है, किसी को फैट लॉस करना है, किसी को इंच लॉस करना है। हर बंदे की बॉडी में एक अलग अलग तरीके की एक रिक्वायरमेंट होती है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को काम करना है। बट वो आजकल के नए कमल को ही समझना पड़ेगा कि मेरे को किस टाइप का कोच चाहिए, किस टाइप का ट्रेनर चाहिए। उसमें ट्रेनर की गलती नहीं है, ट्रेनर तो अपना काम ही कर रहा है यार। अभी आप आके मुझे पूछोगे, कुछ सजेस्ट करोगे, तो मैं आपको बोलने वाला हूँ हाँ भाई मेरे पास शॉर्टकट वाला भी चीज़ है और लॉन्ग कट वाला भी चीज़ है। आपको पेशेंस रखता हो तो हम लोग लॉन्ग कट जाएंगे, आपको शॉर्टकट चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें, सीधी सी बात है। तो अंडर इन्वॉल्व ही मत हो। मेरा आज के यंगस्टर को ये कहना है कि इन्वॉल्वमेंट ही मत करो कि भाई मेरे को ये लेना है। बस अपने कोच से संपर्क अच्छे से बनाए रखो कि भाई मुझे नेचुरल डाइट, नेचुरल न्यूट्रिशन और अच्छी एक्सरसाइज करवाओ और मुझे अच्छा पूरा रूटीन दो क्या करना है, तो उसमें भी आप लोग बॉडी बना लोगे। अगर हर बंदे को बॉडी बिल्डर तो बनना नहीं है, हर बंदा तो आर्नोल्ड बन नहीं सकता है। वही ये सेम वही, अगर तुम्हारा गोल नहीं है करने का तो फिर वो मतलब क्या है? सिर्फ आप अच्छे से एक अच्छा पीटी ले लो, बराबर, पर्सनल ट्रेनर ले लो अच्छा, और वही उसके पास ही सारा कंसल्टिंग कर लो ना। बस वो कंसल्टिंग के ऊपर जाना ही नहीं है अपने को, नहीं सप्लीमेंट लेना है, नहीं प्रोटीन लेना है, नहीं कुछ लेना है। अगर प्रोटीन ले रहे हो तो वेल एंड गुड है, प्रोटीन सप्लीमेंट कुछ खराब चीज नहीं है। और इसको भी लेकर के सोसाइटी में मिसकॉन्सेप्शन है, पाउडर वाली बॉडी, डब्बे हाँ वाली वो, बॉडी। पर एक्चुअली हम लोग जो नेचुरल खाना का खाते हैं उससे तो अच्छी बॉडी है, उससे तो सबसे अच्छा ही है, वो प्रोसेस हुआ चीज है प्रोटीन। तो अभी मैं 3 बेसिक आपको सप्लीमेंट्स के नाम देता हूँ, ठीक है। जैसे एक अपना प्रोटीन हो गया, प्रोटीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो हम साइड में रख देते हैं। फिर इसके साथ आता है एक BCAA प्री वर्कआउट, फिर बाद में क्रिएटिन। अब ये 3 चीज मोस्टली पीपल यूज करते हैं, ठीक है। और जो थोड़ा प्रो पावर लिफ्टर होता है वो अमोनिया भी यूज करते हैं, हाँ। वो सूंघने वाला, ठीक है। तो इसमें BCAA, फिर प्री वर्कआउट और अपना क्रिएटिन, तीनों में क्या फर्क है? अभी क्रिएटिन क्या होता है ना कि मैक्सिमम लिफ्ट करने के और एक काउंट मारना होता है अपने को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। क्रिएटिन का अंडर वो है। BCAA क्या करता है कि अपना मसल्स को रिकवर करता है वर्कआउट के टाइम पे। अपना अगर स्टेमिना थोड़ा लो हो गया तो रिकवर के लिए अपने को BCAA काम करता है बॉडी में, ताकि हम लोग बाकी का वर्कआउट इजीली कर पाए। और प्री वर्कआउट खाली किक देता है कि चलो चालू करो, स्टार्ट करो वर्कआउट। पर मैं प्री वर्कआउट नहीं लेता हूँ, मैं क्रिएटिन भी नहीं लेता हूँ, और मैं BCAA भी नहीं लेता हूँ। मैं ब्लैक कॉफी लेता हूँ प्री वर्कआउट में। उसमें मैं भी यूज करता था ब्लैक कॉफी, उसमें तो नमक डाल के। मेरे नमक भी मैं ऐसे ही नेचुरली लेता हूँ ब्लैक कॉफी, और उसमें मेरा काम चल जाता है। और मैं वर्कआउट के टाइम पे फुल पानी पीता हूँ, या तो मेरे को ज़्यादा लगता है तो इलेक्ट्रा पाउडर ले लेता हूँ। इलेक्ट्रा पाउडर तो काफी काम आता है। बस बाकी का
मेरी गेम बहुत एक्सपेंसिव है, तो मेरे को जहाँ से पैसा बचाना होगा वहाँ से मैं पैसा ही बचाऊंगा, क्योंकि वो इतना कुछ मैटर नहीं करता है। हाँ। जो मैटर करता है वो प्रोटीन करता है, तो प्रोटीन ले रहा हूँ, प्रोटीन अच्छे में अच्छा लेता हूँ मैं। अब ये तीनों चीज को लेना कैसे चाहिए? प्री वर्कआउट तो चलो बेसिक है, प्री जिम वर्कआउट में ही आए, लेना है। जिम से कितना आधे घंटे पहले ना, हाँ आधे घंटे पहले पानी हाँ। मिला और के पी लिया। अभी एक्चुअली क्या होता है ना, वो बॉडी पे डिपेंड है। बीसीडी वाले तो हमारा इंट्रा वर्कआउट ही चलता है, हर बंदे को इंट्रा वर्कआउट ही इंट्रा लेना वर्कआउट पड़ेगा। ग्लूकोन डी की तरह मिला हाँ, के मिला के पीते पीते रहना चाहिए। हाँ। और क्रिएटिन का तो क्या है, डिपेंड योर बॉडी। हर बंदे की बॉडी अलग अलग होती है, तो हर बंदे को अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज की जरूरत होती है, तो उसके हिसाब से लेना होता है। और फिर एक मल्टीविटामिन्स के टैबलेट्स, फिश ऑयल, ये भी लेना चाहिए। अभी रूटीन देखो, अगर कोई बिगिनर बंदा है या तो कोई एथलीट नहीं है ना, तो ये सब चीज़ तो क्या हम लोग नेचुरल डाइट से कवर कर सकते हैं, तो अच्छा खर्चा ये सब खर्चा नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग प्रो लेवल के बॉडी बिल्डर है तो हम लोगों को ये सब चीज़ की जरूरत है, बट ऐसा नहीं है भाई मैं ले रहा हूँ तो मैं आपको सजेस्ट कर दूँ। आपको अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं सामने से बता दूंगा, तब आप ले लीजिएगा। पर एक्चुअली क्या है, बंदा जिम में आ गया तो उसको ये दे दिया, वो दे दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ये सब लेगा तो बंदा ऐसे ही बॉडी बिल्डर बन जाएगा, तो ट्रेनर की जरूरत क्या रहेगी, समझे क्या? तो एक अच्छा नेचुरल डाइट करो, अच्छा वर्कआउट करो, और एक अच्छा शेड्यूल बनाओ, टाइम पीरियड। ये आप डाइट की बात कर ही रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसमें एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अभी नया बंदा जिम स्टार्ट किया तो उसको कैसी डाइट लेनी चाहिए। मतलब अभी जिम जाना उसने स्टार्ट किया, महीना 2 महीना 3 महीना हो गया उसको, तो अभी उसको डाइट अपना चेंज करना चाहिए। मतलब ज्यादातर प्रोटीन वाले चीजें खाए, जैसे कि डेली बेसिस पे अंडा खाए, डेली बेसिस पे चिकन खाए, जो नॉन वेज खाता है, जो वेज खाता है वो पनीर खाए, ठीक है, या फिर जो अपना बेसिक खाना खा रहा है वो खाना खाए, ठीक है, और उसमें प्लस प्रोटीन के लिए प्रोटीन ले ले अपना सप्लीमेंट। देखो ये सब चीज क्या है, एक कैलकुलेशन की होती है। मैंने क्या बोला, अभी जो बिगिनर है, Beginner बिगिनर की 4 बात महीना कर रहा साल, हूँ। उसका तो कोई गोल नहीं है, गोल भी नहीं है, बट उसको तो खाली दिखना है मिरर में। डिपेंड सामने वाले की बॉडी कैसी है, उसके ऊपर से हम लोग प्रोटीन काउंट करते हैं, मिनरल विटामिन फाइबर काउंट करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से, यानी बॉडी के हिसाब से ही हम लोग डाइट देते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर समझो ज्यादा उसने प्रोटीन खा लिया तो यूरिक एसिड बढ़ गया तो क्या करोगे? प्रोटीन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगर बॉडी में मिनरल विटामिन बढ़ गया तो क्या करोगे? यानी ज़्यादा खाने से भी तकलीफ होती है और कम खाने से भी तकलीफ होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि सामने वाले बंदे की फिजिक कैसी। अभी 60 kg के 2 बंदे खड़े कर दो, एक मोटा होगा और एक पतला होगा, आप क्या करोगे? बोन वेट होता है कईयों का। हाँ, तो उसके हिसाब से फिजिक और उसके बॉडी वेट के हिसाब से, उसकी फिजिक के हिसाब से हम लोग डाइट प्रिपेयर करते हैं कि भाई आप ये डाइट लो और ये प्रोटोकॉल फॉलो करो। अगर किसी को वेट गेन करना है तो क्या है कि एक इजी तरीका जो कि मतलब जो अपने डाइट में वो ऐड कर सकता है। वेट गेन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसे देखो, अब मैं आपको स्वीट पोटैटो हो गया, कॉर्न हो गया, बहुत सारी, राजमा चावल हो गया, बहुत सारी चीज़ें, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, वो अच्छे से वो लोड कर सकता है, बट वो भी कैलकुलेशन के हिसाब से ही कर सकता है। विदाउट कैलकुलेशन तो कुछ होगा ही नहीं, या चाहे पतला होगा या मोटा होगा। ऐसे ही सेम फीमेल जेंडर भी है, सेम ही है, दोनों में फर्क कुछ नहीं है, या मोटी होंगी या पतली होगी, पर वो कैलकुलेशन के हिसाब से ही चलेगी। फीमेल हो या मेल हो, किसी को भी कैलकुलेशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। फीमेल्स को मोस्टली जज किया जाता है उनके बॉडी के ऊपर। अब उनके बॉडी में कैसा होता है कि ये उनका जेनेटिकल चीज है कि फीमेल्स का वेट मोस्टली हिप्स पे बढ़ता है, हाँ, और मेल का उनके पेट पे बढ़ता है। अभी ये वो भी सामने वाले के जीनेटिक के ऊपर होता है कि भाई फीमेल का वेट अगर हिप्स पे बढ़ रहा है, या कोई फीमेल ऐसी होती है खाली पेट भरा है और लेग्स एकदम पतले से, तो वो सब जीनेटिक पे होता है। और मेन चीज़ क्या है, उनका खाना पीने पे होता है। अगर मैरिड लेडीज होगी तो आफ्टर प्रेगनेंसी वो कोई भी एक प्रॉपर एक जगह पे वेट बढ़ जाएगा, या तो पूरी बॉडी का वेट बढ़ जाएगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बट सबका अलग अलग टाइप होता है बॉडी बढ़ने का, सबका अलग अलग टाइप होता है। और वेट घटाना है अगर किसी को ड्रास्टिकली, हाँ। तो क्या इजी तरीका है उसका? इजी तरीका होता या तो डाइट में, या तो कोई एक्सरसाइज। नहीं, इजी तरीका, इजी तरीका ही है पेशेंस। हर चीज़ में पेशेंस। अभी मेरे पास मेरे क्लाइंट भी ऐसे कि भाई मैं डाइट कर करके पक गया हूँ या पक गई हूँ, अभी आप मुझे कुछ नया दो। नया, अरे भाई नया होता ही नहीं है, नया होता तो हम लोग ही नहीं होते। एक चीज़ तो एक यही चीज़ होती है पेशेंस। आप अभी समझो कि भाई 24 आवर्स में नॉर्मल बंदे को 45 to 60 मिनट का वर्कआउट करना होता है। फिर आप 2 घंटा भी करोगे ना तो आपका उतना ही कम होने वाला है जितना कम होने वाला है। फिर आप 1 घंटा करो या 2 घंटा करो या 5 घंटा करो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप मेरा मानना ऐसा है कि 45 to 60 मिनट में वर्कआउट इतना करो ना कि वो 3 घंटे बराबर हो जाए। थोड़ा हार्ड, पर उसके लिए भी पेशेंस है, क्योंकि वो हार्डकोर वर्कआउट के लिए भी स्टेप बाय स्टेप भी आगे बढ़ सकते हैं ना। नहीं तो फिर आज ही आपने सब कुछ कर लिया तो कल आप जिम ही नहीं आओगे। इतना पेन होगा वो।
तो हर चीज़ में पेशेंस तो चाहिए ही अपने को, चाहे वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, चाहे वो यानी बहुत हेल्थी पर्सन हो, हर बंदे को एक पेशेंस चाहिए। अभी हम बॉडी बिल्डिंग यंगस्टर्स की बात कर ही रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे चलते रहते हैं, जिसमें आपने देखा होगा मोस्टली जो जिम जाना स्टार्ट किया महीना 2 महीना हुआ तो उसका सबसे पहला यूट्यूब सर्च यही होगा कि मास्टरबेशन हेल्दी है वर्कआउट के टाइम पे, या जिम जा रहे हो तब, या हेल्दी नहीं है। नहीं ठीक है, तो उसमें एक्चुअली तरह तरह की वीडियो मिलती, कुछ सपोर्ट करते हैं इस चीज को, कुछ सपोर्ट नहीं करते, बराबर ना। एक्चुअली इसको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो तो नेचुरल चीज़ है ना यार। और वो रेस डे में हफ्ते में एक बार कर लेगा तो उससे कुछ बॉडी कम हो जाएगी, वो बॉडी ज़्यादा हो जाएगी, तो फर्क नहीं है। अभी आई एम मैरिड, बराबर, तो वो कुछ गलत थोड़ी यार, मैं तो अभी बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, समझे गए। तो वो कोई गलत नहीं है। वो लोग एक रॉन्ग फॉर्म वे में जा रहे हैं, वो रॉन्ग वे में मत जाओ, वो राइट फॉर्म में ही जाओगी। वो तो नेचुरल चीज़ है ना यार, वो नेचुरल चीज़ है। एक्सेस मत करो खाली। हाँ, कोई भी चीज देखो, अभी आपकी कैपेसिटी 2 रोटी की होगी, आपने 4 रोटी खा ली तो वो गलत है, बराबर। आपकी कैपेसिटी एक बार करने की होगी, आपने 5 बार कर लिया तो वो गलत है। हाँ। तो उसको एक प्रोटोकॉल, वो भी एक प्रोटोकॉल है, समझो चीज। हर चीज अब हम लोग देखो, साइंस ने हर चीज कुछ ना कुछ बनाई है ना, तो कुछ ना कुछ उसके फायदे भी होंगे, कुछ ना कुछ उसके नुकसान भी होंगे, समझेंगे। तो वो कोई गलत चीज नहीं है। अभी लास्ट में मैं आपसे एक आपकी बॉडी बिल्डिंग एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा अब तक की, अगर जब आपने ट्रॉफीज वगैरह जीत के यहाँ पे वापस आए हो, ठीक है, तो आपको कैसा लगा? फीलिंग तो बहुत अच्छी, प्राउडली लगी और बहुत हैप्पी वाली लगी। और Public का reaction बट कैसा था, कभी घर वालों का? माइंड में ऐसा नहीं सोचा कि भाई मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और बहुत सारे मैंने यानी मेरे जो पर्सनल रिकॉर्ड है वो मैंने रिकॉर्ड बना लिए है, तो अभी बस बहुत हो गया, मैं रिटायरमेंट ले लूँ। ये वो रिटायरमेंट भी नहीं लेने वाला हूँ। और आगे ही अभी मेरा एक टूर मैंने डिसाइड किया है, वो टूर लोगों वो मैं सरप्राइज रखना चाहूँगा, अच्छा। क्योंकि वो सरप्राइज रहेगा तो ज़्यादा मजा आएगी। बट अभी मैं फिलहाल कुछ सोचता नहीं हूँ, बस अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आधा अधूरा है, अभी मुझे और अचीव करना है। तो क्या है, वो बोलते हैं ना कि पेट नहीं भरा है अभी भी। कोई नहीं भाई, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। होपफुली हम लोग हो सकता है दोबारा दोबारा सेम मिलेंगे। टॉपिक पे और चीजें लेकर के आए, ठीक है। तो 100%। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।